नमस्कार, टाइम्स टाउन और भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 हो चुके हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और जब बात देश की तो सवाल कि अब्दुल्ला महबूबा क्या बोल रहे, हालात आतंकी बना देता है। आतंक के खिलाफ देश एकजुट है तो ये आंसू बहाने वाले कौन है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिए। महबूबा कह रही है कि 2019 के बाद से सरकार ने बहुत तबाही मचाई है। कश्मीर की मुसीबत लाल किले के सामने बोल पड़ी है। वो ये भी पूछ रही हैं कि क्या हुआ कि पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांधकर खुद को उड़ा ले रहा है। ऐसे ही सवाल फारूक अब्दुल्ला के भी हैं। वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर आतंकी बन गया। कांग्रेस भी फारूक के सुर में सुर मिला रही है। सवाल है कि आतंकी बनने को किसी भी तरह जस्टिफाई किया जा सकता है क्या, या फिर आतंक के रास्ते पर निकल जाए, बम बांधकर फट पड़े, इसकी कोई वजह हो सकती है क्या? बीजेपी कह रही है कि वोट के लिए आतंक बचाओ गैंग काम पर लग चुका है। करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़े। ऐसे ही लोगों के सह से आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? दिल्ली के सुसाइड बॉम्बर उमर के सहयोगी आमिर की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियां आतंक की हर एक जड़ को खोदने में लग गई हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर कानपुर के जीएसबीएम कॉलेज तक सारे तार खंगाले जा रहे शाहीन उर्फ मैडम सर्जन के मुस्लिम लड़कियों को बरगलाकर आतंकी बनाने वाले ऑपरेशन हमदर्द का भी खुलासा हो चुका है। इन सबके बीच आतंक पर सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। सबसे आगे है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला। महबूबा मुफ्ती ने 370 हटाने को ही धमाके की वजह बताकर इसे जस्टिफाई कर दी। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ मरकजी सरकार से, आपने बहुत तबाही मचाई 2019 के बाद। आपने बहुत पकड़ दकड़ का माहौल यहाँ शुरू किया, बहुत ज्यादती कर रहे हैं। हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएपीए, ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया। आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर आप देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया। तब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, आपको बेशक वोट मिलेगा, मगर मुल्क कहां जाएगा? महबूबा 370 का राग अलाप रही, हिंदू मुस्लिम सियासत को दोषी बता रही, तो फारूक अब्दुल्ला ये सवाल कर गए कि ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर आतंकी बन गए। सुनिए। और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के। जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? क्या वजह थी? It needs a thorough study and investigation. मुझे ये हिंदुस्तान की हुकूमत से एक पूछना पड़ेगा, क्या हमारा फैसला फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब को करना है? क्या वो फैसला करेंगे कि हमारा स्टेटहुड कब आएगा? इसका जवाब देना मुल्क को। ये तो उनके इशारों पे चल रहे हैं, मुझे दिखता है। फारूक अब्दुल्ला तो इस मामले में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मुनीर तक को लेकर आ गए, लेकिन सवाल है कि आतंकी बनने का कोई जस्टिफिकेशन भी दिया जा सकता है क्या? क्या ये महबूबा अब्दुल्ला की आतंक परस्त सियासत नहीं? क्या ये युवाओं को बरगलाने वाले वहाँ बैठे आतंकी आकाओं को कवर फायर नहीं? कांग्रेस की भाषा भी फारूक अब्दुल्ला से मैच कर रही। राशिद अलवी कह रहे हैं सरकार सोचे कि आतंकी बनने वाले हालात कैसे बने।
वो पढ़ा लिखा नौजवान जिसने एमबीबीएस किया है, जिसने एमडी किया है, जो आराम के साथ अपनी कोठी में रह सकता है, जो आराम के साथ अपनी परिवार में पूरी जिंदगी गुजार सकता है, वो आतंक का रास्ता क्यों अपना रहा है? किन हालात ने मजबूर कर दिया उसको कि वो बमों से खेलने लगे? वो जानता है कि इसका नतीजा मौत है, इसके बावजूद वो मौत को गले लगा रहा है, उस आतंकी रास्ते पर जा रहा है जिससे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। मोदी साहब, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप ये विचार करें कि ये हालात कैसे पैदा हो गए। दिल्ली धमाके के बाद आतंक परस्त सियासत ने जोर पकड़ी। फिदायीन आतंकी उमर के आतंक की राह पर जाने को जस्टिफाई किया जाने लगा तो बीजेपी ने पलटवार किया। शहजाद पूनावाला ने ऐसे बयान देने वालों को आतंकी बचाओ गैंग कह दिया तो सांसद मनोज तिवारी ने महबूबा के बयान को आगे के लिए धमकी तक करार दी। वोट बैंक के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग फिर से एक बार काम पर। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बुरहान वानी और आतंकियों को मासूम बताया था। बार बार इस प्रकार की बातें ये इकोसिस्टम करता है। एक तो डॉक्टर्स ऑफ टेरर हमने देखा है, ये स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर है जिनका पूरा काम केवल इतना है कि अपीजमेंट और तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवाद को भी रैशनलाइज, लेजिटिमाइज, मेन स्ट्रीम और जस्टिफाई करना। पर महबूबा मुफ्ती अकेली इसकी दोषी नहीं है। अभी चिदम्बरम जी ने बोला कि सर्कमस्टांसेस से आतंकवादी बन जाते हैं। अब देखिए, ऐसा जब बयान कोई बोलता है ना तो ऐसा लगता है कि वो चुनौती दे रहा है और ऐसी घटनाओं के पीछे उसका सह है। अब महबूबा मुफ्ती जैसे लोग जो बयान दे रहे हैं कि आप कश्मीर की बात करो, लो अभी दिल्ली में, तो ये तो धमकी लगती है। मुझे लगता है कि ऐसे ही लोगों के सह से आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। आज आतंकवादियों का मंसूबा, मनोबल दोनों चकनाचूर है। सवाल है कि आतंक को जस्टिफाई करने वाले बयानों को क्या वाकई धमकी की तरह देखा जाना चाहिए? क्या सियासी अस्तित्व वापस पाने की चाह में महबूबा आतंकियों को शह दे रहे हैं? महबूबा से लेकर फारूक अब्दुल्ला सवाल कर रहे हैं कि घाटी में क्या बदला। ऐसा सवाल करने वालों को आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का ये बयान सुनना चाहिए। सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि एक मोहतरमा थी, मुझे याद है उस वक्त मेरे पास आई थी जब मैं नदन आर्मी कमांडर था, तो उन्होंने बताया था कि उसके पहले क्या होता था, जब स्कूल के प्रिंसिपल बोलते थे कि बच्चे कल स्वतंत्रता दिवस है तो देश के झंडे का चित्र बना के लेके आना, तो वो घर जाके पूछते थे मम्मी कौन से देश का चित्र बनाना है झंडे का। लेकिन 5 अगस्त 2019 से सबसे बड़ी बात यह हो गई कि हमें पता है कि भारत के झंडे का ही चित्र बना के लाना है। तो जो पॉलिटिकल क्लैरिटी हमको बोलते हैं वो एक बहुत बड़ी आ गई। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब महबूबा अब्दुल्ला के ऐसे आतंक परस्त बयान सामने आए। बुरहान वानी, यासीन मलिक के समर्थन और 370 हटाने पर कोई तिरंगा थामने वाला नहीं मिलेगा जैसे बयान देने वाली महबूबा वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ऐसे बयान अक्सर देते रहती है। लेकिन सवाल है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में क्या ऐसे बयान उस लड़ाई को कमजोर नहीं करते? तुष्टीकरण की सियासत में महबूबा के ऐसे बयान क्या आतंकियों को कवर फायर नहीं देते? क्या ये बयान आतंकियों की सोच को सही ठहराने जैसा नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ेंगे। अमित रैना कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। नाजिया इलाही खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। तौसीफ शाह पीडीपी के प्रवक्ता। इमरान नवी डार है एनसी के प्रवक्ता। जगदीश शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इमरान नवी डार, आपसे शुरू करता हूं। तो ये बहुत मासूमियत थी। जगदीश भाई, आप ही से शुरू करता हूं। हुसैन दलवाई का एक बयान भी आ गया है। राशिद अल्वी भी कह रहे हैं कि क्या वजह बन गई कि एक डॉक्टर आतंकी बन गया। तो मान लें कि जो फिदायीन आतंकी था उमर, वो बहुत मासूम था। देखिए राकेश पांडे भाई, सबसे पहले तो आपको बधाई। हमारे चुनाव आयुक्त की तो मैं पद्म भूषण की डिमांड करें, उनको मिलना चाहिए चुनाव आयुक्त को, जिस तरह से मेहनत कर। पर आपका जो नेता वाली ड्रेस देखे ना, मेरे मन में सवाल उठे कि आपको बधाई दे देनी चाहिए। बीजेपी का कोई ना कोई नेता खतरे में है। अरे सुनिए ना जगदीश शर्मा, जो सवाल पूछा सीधे उस पर आ जाया करिए भाई। मैं सीधे मुद्दे पर आ जाता हूं।
नेताओं ने ठेका ले रखा है क्या कि ऐसी जैकेट नेता ही पहन सकते हैं? बधाई ले लो। ये ठेका ले रखा है क्या आप नेताओं ने कि ऐसी जैकेट सिर्फ आप ही लोग पहन सकते हैं? मतलब एक आम आदमी, एक पत्रकार ये जैकेट नहीं पहन सकता है? भाई जिस तरह की बहुत दिक्कत हो गई क्या मेरा ये जैकेट देखकर आपको? जिस तरह की आप डिबेट करते उतार हैं, दो। एक डिबेट आपकी बहुत अगर आप सीधे मुद्दे पर हैं तो बोलिए, ये जैकेट उतार कर साइड रख देता हूं। जगदीश शर्मा, अगर आपको मेरे इस जैकेट से दिक्कत हो रही है, अगर आपको मेरे इस जैकेट से दिक्कत हो रही है और आपको सीधे मुद्दे पर आने में दिक्कत हो रही है तो बोलिए, मैं जैकेट उतार देता हूं। आप सीधे सवाल पर आइए, सीधे जवाब दे दीजिए। मेरा ड्रेस कोड आप डिसाइड कर दीजिए, मैं पहन लूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो सीधे सवाल पर आइए सर, अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो सीधे सवाल पर आइए। उमर शू बॉम्बर क्या मासूम था? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब दीजिए। आपका कोई पर्सनल दर्द है, चुनावी दर्द है, उसको साइड में रखकर आइए। टॉपिक बता देते हैं पहले। आपने कहा भाई दर्द से भरे तो आप शुरू से एंड तक हो। मेरे अरे मैं कहां से दर्द से भरा हूं भाई? आपसे एक सवाल पूछा, सवाल का जवाब देने की बजाय मैंने जैकेट नेताओं टाइप की पहन रखी है। आपकी ये आप देखने लगे? आपके चैनल की जनता देख रही है कि दर्द। चैनल की जनता नहीं होती है, मुझे दर्द है। चैनल की जनता नहीं होती है, चैनल का दर्शक होता है। जनता देश की होती है। तो थोड़ा सा दिमागी बैलेंस दुरुस्त रखिए। मालूम है बिहार का दर्द अभी ताजा है, जख्म भी हरे हैं, मुझे पता है। सवाल पर आइए। उमर सुसाइड बॉम्बर क्या मासूम था? आपको लेकर क्या लिखेगी? उमर सुसाइड बॉम्बर क्या मासूम था? जगदीश शर्मा शायद आप देखते नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ। आइए सवाल पर आइए। हाँ, अब आपने कहा कि क्या मासूम था। भाई ये जवाब तो वही दे सकता था जिसने, मैं तो आतंकवादी था। मैं तो उसको मासूम नहीं बता रहा हूँ। कौन? वो आतंकवादी ने बम फोड़े हैं। आपकी पार्टी पूछ रही है डबल पकड़ नहीं पाया। ऐसा क्या होगा कि एमबीबीएस पढ़ा हुआ डॉक्टर बन गया? रिसर्च करिए उस पर। आपकी पार्टी मांग करिए, रिसर्च करिए। लोकतंत्र, मेरी लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र में आप मुंह थोड़ी बंद कर देंगे। अच्छा, आप लोकतंत्र मुंह, मेरा कोई नेता पूछे वो उसकी मर्जी है। मैं तो बता रहा हूँ वो आतंकवादी था, उसको फांसी देनी चाहिए। तो रिसर्च नहीं होनी चाहिए, देंगे ये पता नहीं, देंगे भी नहीं। मतलब रिसर्च नहीं होनी चाहिए ना कि आतंकी क्यों बन गया? है ना, ठीक है। लिया कोई जानकार, मतलब रिसर्च नहीं होनी चाहिए। तकलीफ नहीं। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई नाम। अरे मैं धर्म पर तो भी गया नहीं जगदीश शर्मा। मैं पूछ रहा हूं क्या जगदीश शर्मा ये मानते हैं कि उमर कैसे आतंकी बना? इस पर रिसर्च की कोई जरूरत नहीं है आपको। कोई जरूरत नहीं है। उसने बम फोड़ा, वो आतंकवादी, उसे फांसी दो बस। अरे फांसी दो, उड़ गया। अरे उड़ गया, चिथड़े उड़ गया। आप कहां से लाके फांसी दें उसको? अरे तो केला थोड़ी था। अरे केला थोड़ी था, उड़ गया। जो बाकी मिले उसको फांसी देना, ठीक है, ये ठीक है। पकड़े ये तो बताना। अरे आतंकी था, फांसी दे, मतलब उड़ गया। बम बात के उड़ गया। कुछ को और को अपने साथ लेकर मर गया, उसको लाकर फांसी दे, ऊपर से लाके फांसी दे। साथ देने वाले, उसको कार देने वाले, उसको आरडीएक्स देने वाले सारे आतंकवादी थे। तो सरकार नहीं पकड़ पा रही है, नहीं चिन्हित कर पा रही है। हम पूछेंगे और पकड़ कर फांसी दो। ठीक, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अब आपकी लाइन ठीक है। मतलब राशिद अल्वी ने गलत कह दिया, हुसैन दलवाई गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत कह दिया। अगर वो आतंकवादी का कोई भी समर्थन करेगा, चाहे आशिक करे, चाहे पुणे वाला करे, हम विरोध करेंगे। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बातचीत है। मैं तारीफ कर रहा हूं जगदीश शर्मा। चलिए ठीक है, आप आगे। अब चलिए तौसीफ शाह, आपके पास आता हूं। आपसे भी यही सवाल दोहराता हूं। उमर बहुत मासूम था। देखिए राजीव जी, मैं 2-3 बातें आपसे ये करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ना, आपने अगर हमारी ये सदर मोहतरमा जो मुफ्ती साहिबा का बयान सुना होगा, जो ब्लास्ट के बिल्कुल चंद मिनटों के बाद ही आया, तो उसमें उन्होंने इस अटैक को कंडेम किया और उसमें उन्होंने ये बोला कि जिसने भी ये काम किया वो बहुत गलत काम किया। अब आप मुझे ये बताइए कि अभी जो डिबेट हो रहा है, ये डिबेट इसके ऊपर हो रहा है जो उनका कल का बयान है कि इन पर ये क्या वजह थी कि ये डॉक्टर, देखिए ये आपको समझना पड़ेगा कि एक अनएजुकेटेड यूथ को रेडिकलाइज करना बहुत इजी है। एक एजुकेटेड यूथ है जो डॉक्टर है, जिसके पास तालीम है, जिसने पढ़ाई लिखाई की है, यानी उसको वो अपने मजहब के बारे में भी पढ़ता है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, उसके पास वो ज्ञान है कि वो अपनी मजहब की किताबें पढ़े। और ये भी उसको मालूम है कि सुसाइड इस्लाम में जायज नहीं है, नाजायज है। तो वो जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो बात की, वो क्या वजह से बात की? क्या वो बात उसने पाकिस्तान के सपोर्ट में की या वो हिंदुस्तान के सपोर्ट में ये बात कर रही है? नहीं शाह साहब, मैं एक एक करके आऊंगा सर। वो किसके सपोर्ट में कहीं नहीं कहीं, अभी तो शो शुरू है सर, एक एक करके आऊंगा। मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि उमर क्या बहुत मासूम था?
बेचारा तो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था और उसको आतंकी बना दिया गया। बहुत मासूम था। पहले आपको सवाल का जवाब दे दिया कि वी हैव कंडेम्ड द सर कंडेमनेशन नहीं चाहिए। वी से दिस इज अ वे। शाह साहब आपका कंडेमनेशन नहीं चाहिए। हीनियस क्राइम। कीप योर कंडेमनेशन इन योर पॉकेट प्लीज। मुझे जवाब चाहिए कि उमर क्या बहुत मासूम था? बेचारा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, लोगों का इलाज करता, किसी ने उसे आतंकी बना दिया। आप ऐसा सोचते हैं? मुझे इसे या तो मुझे बात करने दीजिए नहीं सर, मैं बात ही करने दे रहा हूं। अपनी जुबान मेरे मुंह में डाल दीजिए। नहीं सर, मैं मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। हाँ बोलिए। ठीक है, प्लीज जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तो जो महबूबा मुफ्ती ने जो बात की, शी सेड कि जिनके जो भी इसमें मुलविस है, हैंग देम पब्लिकली। जो करना है वो करिए उनके साथ, जैसे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेनी है लीजिए उनके साथ, बट उनकी फैमिलीज को हरास मत कीजिए। और इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। क्या वजह है कि एक एजुकेटेड यूथ रेडिकलाइज हो रहा है? व्हाट इज द रीजन कि जब उसे पता है कि इस्लाम सुसाइड को नहीं परमिट करता है। हाँ, नहीं आऊंगा। इस्लाम में अगर सुसाइड कोई करे तो वो हम उसे कहते हैं कि वो नर्क में जाएगा। शाह साहब आऊंगा इस पर। बताइए क्या वजह है कि एक डॉक्टर इतना ज्यादा रेडिकलाइज हुआ? अच्छा ठीक कि उसे जिंदगी से बेहतर मौत ही लगी। मैं पक्ष वाले लोगों के पास थोड़ी देर से आऊंगा। एक और मैं रिएक्शन लेता हूं पहले, और ये रिएक्शन है इमरान डार साहब का। हाँ जी बताइए। बेचारा डॉक्टर था उमर, आपको भी लगता है कि बहुत बेचारा था? एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, बढ़िया करियर बनाना चाहता था, कुछ लोगों ने रेडिकलाइज कर दिया। देखिए, आप एक नैरेटिव मत चलाइए। आप जो सच है उसको लोगों के सामने रखिए। सच्चाई ये है कि इसने एक टेरर एक्ट किया है जो इस उमर नबी ने, और जो टेररिस्ट के साथ होना चाहिए वो जो लॉ ऑफ द लैंड है उस पे भी अप्लाई होना चाहिए। अरे वो उड़ गया है। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो तो उड़ गया, चिथड़े उड़ गए उसके। अब उस पर कौन सा लॉ चलेगा? वो गया उधर, ऊपर का कानून चलेगा तो चलेगा उस पर। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? हाँ मैं आपसे, हाँ अब लाइन पर आए। मैं आपसे सर इस सवाल का जवाब चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सोचना चाहिए कि एक डॉक्टर पढ़ा लिखा कैसे आतंकी बन गया। तो आपको क्या लगता है कि उमर बहुत मासूम था, बेचारा था, उससे आतंकी बना दिया गया, उसका कोई दोष नहीं था? अगर आपने आज अजीत दोवल साहब की एक उन्होंने शायद किसी प्रेस बाइट में या कोई इंटरेक्शन में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने ये बोला है कि तकरीबन जो आईएसआई मॉड्यूल है पूरी कंट्री में, उसमें जो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होती है वो उसमें रिलीजन वाइज अगर आप देखेंगे, अगर आप रिलीजन वाइज डेटा को निकालेंगे तो उसमें जो आईएसआई के जो जितने भी एजेंट्स यहाँ हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं मोस्टली वो इधर हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं। सर तो धर्म पर नहीं गया। नहीं मैं बीच में आऊंगा। नहीं सर उस पर भी आऊंगा, फिर बीच में आऊंगा तो आप कहेंगे पूरा बोलने नहीं दे रहे। सर मेरी आदत है कि मेरे सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलता है तो मैं बीच में आता रहता हूं। एक लाइन में मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद आप जितना बोलेंगे बीच में नहीं आऊंगा। तो अभी हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड मत चलिए सर। मेरे एक सवाल का जवाब था कि उमर क्या बहुत मासूम था, बेचारा अपना करियर बना रहा था एमबीबीएस पढ़कर, या तो आप मेरी कॉन्टेक्ट और उसे रेडिकलाइज कर दिया गया। सर कॉन्टेक्स्ट बाद में, ये डिबेट का सवाल है सर, सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके बड़े नेता पर यह सवाल है, आप सवाल का जवाब दीजिए, फिर कॉन्टेक्स्ट बताते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब ने एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है। उन्होंने ये बोला है कि अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल बन रही है, जो ये कशीदगी, जो ये तनाव, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें अल्टीमेटली आम इंसान ही मर रहा है। तो इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इनोसेंट्स मरे, इनोसेंट्स मरते रहे। हम चाहते हैं कि जो डॉक्टर साहब का जो मूल्य इसमें द रीजन व्हाई ही मेड दिस कमेंट, ही वांटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्टिवली कंसीडर। आई डोंट वांट योर रीजन कि उन्होंने क्यों कहा। मेरा सवाल है उन्होंने क्या कहा। मेरा सवाल है उन्होंने क्या कहा। और फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर आतंकी बने। ये उनकी लाइनें मैं कोट अनकोट कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या उमर बहुत मासूम था जिसने बम बांध कर खुद को उड़ा लिया, 10 और लोगों को लेकर मर गया? बेचारा था आपकी नजर में? बिल्कुल, ये आप और मैं जितने पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, नोबडी कैन डिसाइड। ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। अरे मैं डिसाइड कर रहा हूं। हर आदमी जो बम बांध कर उड़ेगा और उड़ाएगा वो आतंकी है, और आतंक के रास्ते पर चलने की कोई वजह जस्टिफाई नहीं हो सकती है।
आप मेरी बात तो सुन अगर आप लीजिए मेरी ना। राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो सर आपकी सोच आपको मुबारक हो, आप खेलते रहिए अपना वोट बैंक वाला खेल। मैंने कोई वोट बैंक नहीं है इसमें, कोई वोट बैंक नहीं है, यही वोट बैंक कह कह के आपने दिमाग अब आता खराब कर हूं, दिया। नहीं सर आता हूं इस पर। नहीं, मैं हाँ चलिए कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट करिए। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, लेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज रूट तक जाए। आप क्यों नहीं चाहते हैं कि इसके रूट तक जाए? क्यों नहीं चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज रूट तक जाए? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आप एक इंसान को देख रहे हैं, बट आपको ये मॉड्यूल देखना पड़ेगा, ये रीजन देखना आप नहीं चाहते हैं कि पूरे कंट्री को पूरा हक है जानने का कि इसके पीछे कौन है, हु इज, ये एक बंदा नहीं है, उमर नबी की बात नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। अरे बंदा फिर बोल रहे हैं आप, बहुत बड़ा नेटवर्क है और लेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज डू देयर वर्क। अरे मैं तो करने ही दे रहा हूं, ये तो आपके नेताओं को बेचैनी हुई थी। महबूबा मुफ्ती को फारूक अब्दुल्ला को कि नहीं साहब स्टेटमेंट देना है, उसका डॉक्टर बताना है, होना बताना है, उसका धर्म होना बताना है, फिर जस्टिफाई कर देना है। मैं आता हूं, सिर्फ पक्ष के लोगों की बारी है। इमरान भाई आऊंगा, और एक बात जो आपके नेताओं ने कहा ना, वहीं से उस सवाल को उठाऊंगा। अब विजय शर्मा ये कह रहे हैं कि देश में बहस होनी चाहिए कि एक डॉक्टर एक एमबीबीएस पढ़ता हुआ ये आतंकी कैसे बन गया, उसकी गलती थोड़ी नहीं थी, वो तो बेचारा बहुत मासूम था। नहीं, किसी ने बोला नहीं, ये किसी ने नहीं बोला। अरे लो, और क्या बोला फिर? नहीं, मासूमियत की बात किसी ने नहीं की। अच्छा, ऐसा आप बोल रहे हैं, वो डॉक्टर साहब ने किसी को मासूम नहीं बोला। बुरहान वानी को आतंकी मानते हैं आप? जिसको ठोक दिया गया? मासूम, हमने मासूम नहीं बोला। बुरहान वानी मासूम था या आतंकी था? जरा बोलिए फिर से। आतंकी था, ही इज अ टेररिस्ट। हाँ ठीक, गुड। तो जैसे बुरहान वानी टेररिस्ट था ना, वैसे ये उमर भी टेररिस्ट था। और टेररिस्ट डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, ठोक दिया जाएगा। ये तो बम बात कर उड़ गया, लग जाता तो ये भी ठोका जाता। विजय शर्मा बोलिए। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, देखिए घर तक जाना। सुन लीजिए, देखिए आपने इतनी कोशिश की कि ये सच्चाई बोल दें, लेकिन ये सच्चाई नहीं बोलेंगे। इनकी सहानुभूति हमेशा अलगाववादियों के साथ रही है, दोनों पार्टियों की। आपको पता होगी फारूक अब्दुल्ला जी कैसे कहते थे 370 के बारे में, और महबूबा जी क्या कहते थे। अब आप मुझे बताइए, ये कहते हैं कि डॉक्टर को क्यों बनना पड़ा? अरे ये पहली बार थोड़ी है, अफजल गुरु पढ़े हुए नहीं थे क्या? अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन पढ़ा हुआ नहीं था क्या? yes. ये देखना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा। कब तक ये बचाते रहेंगे इस तरह से? ये हमेशा आतंकवादियों को इसी तरह से बचाने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं ये गरीबी है। अरे एक जो डॉक्टर एमबीबीएस पढ़ा वो कहां से गरीब है? और नौकरी कर रहा है वो आदमी, फिर आप कहते हैं गरीबी है। कभी कहते हैं ये अनपढ़ता है, पढ़े लिखे नहीं है। वो पढ़ा लिखा भी था, अलवर में एक खासा कमाने वाला भी था, वो क्यों बन गया? ये लोग वो है यासीन मलिक साहब को, जैसे कहते थे ना यासीन मलिक साहब, और उनको डिनर कराते थे। आप भी बोलते थे, ओसामा को जी बोलते थे, और प्रधानमंत्री आवास में उनको डिनर दिया जाता था आतंकवादियों को। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यासीन मलिक को जेल के पीछे रोक दिया है, और जितनी आतंकवादी घटनाएं हैं उनके अंदर 70% की कमी आ गई। हमने सीमा के ऊपर बाड़ लगा दी, तार फेंसिंग कर दी। उसके अलावा हमने थर्मल इमेजिंग के द्वारा घुसपैठ रोक दी, और हम इतना पैसा लेकर आए हैं स्टेट के लिए। 80,000 करोड़ का निवेश हुआ है यहाँ पे। आप मुझे बताइए, विशेष पैकेज जो हमने दिया है, इतना कभी नहीं, विजय शर्मा, विजय शर्मा जी, ये विजय शर्मा जी, तौसीफ शाह और इमरान नबी डार के जो नेता हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये बेचारा डॉक्टर कैसे बन गया, इसकी वजह तलाशनी चाहिए। तो उमर तो मर गया, उड़ गया। अब जो डॉक्टर आरिफ को आप पकड़ रहे हैं, जो शाहीन को पकड़ रहे हैं, ये अल-फलाह से लेकर कानपुर का जीएसवीएम कॉलेज तक जो रडार पर है, उन सबको बिठाइए सर। इनके कहने का मतलब एक कॉन्क्लेव करिए और बिठाइए उनको, पूछिए भाई तुम आतंकी कैसे बन गए? ये चाहते हैं राकेश जी, ये बचाने की इनकी हरकतें हैं, हर बार होती है। ये निर्दोष कहते हैं आतंकवादियों को, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिनको फांसी दी जाती है उनको भी ये निर्दोष मान लेते हैं। ये कहां यकीन करते हैं? यही जो ये बयान है इनके, यही बढ़ावा देते हैं आतंकवाद को, अलगाववाद को। ये क्यों नहीं ठीक को ठीक कहते हैं? अगर किसी ने घटना इसी तरह की घटी है, और जो आतंकवादी है उसको कहें, नाजिया इलाही खान और प्रदेश में उमर डॉक्टर साहब बहुत बेचारा था। उफो, किसी ने उसे आतंकी बना दिया, रेडिकलाइज कर दिया। ओसामा बिन लादेन तो सिविल इंजीनियर था, उसे किसने रेडिकलाइज कर दिया? बेचारा वो भी था, बहुत बेचारा था, सिविल इंजीनियर था। कहां अलकायदा, किसी ने बनवा दिया अलकायदा।
राकेश भाई, आपको और सभी को पैनलिस्ट को हर हर महादेव। याकूब मेमन जो था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था और अफजल गुरु जो था वो MBBS का कोर्स फर्स्ट ईयर का करके उसने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था। और आपने उसामा बिन लादेन के बारे में बताया कि उसकी पूरा देश दुनिया जानता है कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी। और 2024 में महाराष्ट्र के एक गांव से 7 आतंकवादी अरेस्ट हुए थे जो अलकायदा के ही थे। गूगल में कोई भी सर्च कर सकता है, वो भी MBBS और प्रोफेसर थे। तो जो लोग शिक्षित होते हैं वो आईफल टावर तोड़ते हैं, देश के पार्लियामेंट, भारत देश के पार्लियामेंट को फोड़ने आते हैं और सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। और जो मदरसा छाप होते हैं वो थूक जिहाद, मूत जिहाद, लव जिहाद, गला रेतो जिहाद, प्रतिमा तोड़ो जिहाद करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबसे ज्यादा ये देखना चाहिए, ये जो बन करके अभी आए हैं ना, आतंकवादियों के जो नादिया, एक तो इधर ये जितने फॉर्म आपने गिना दिए, ये फिर ना इनको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाने के लिए मजबूर करेगा। तो मत उधर जाइए, एकदम लाइन पर टिके रहिए कि ये डॉक्टर बन गया, वो सिविल इंजीनियर था, ठीक है, कह रहे हो बहुत, मतलब रिसर्च होना चाहिए, इस पर मांग हो रही है। नहीं, रिसर्च कर देना चाहिए। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को सुओ मोटो करके सूरे अल जिहाद पर, सूरे काफिरून पर रिसर्च कर देना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो इस मजहबी किताब को पढ़ने के बाद जो डॉक्टर है वो भी बम फोड़ने को तैयार है, वो भी जिहाद करने को तैयार है और वो भी हिंदुओं को काफिर बोलने को तैयार है। तो रिसर्च तो इस पर करना चाहिए और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को करना चाहिए, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को पूछना चाहिए। इमरान, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं, जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है, आप कुरान के बारे में बात करने वाले हो, क्यों पढ़ा जाता है? ये तो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को पूछना चाहिए। अच्छा नादिया, सुनिए, इमरान कुछ कह रहे हैं। एक मिनट सर, सुनिए। ये ब्लास्फेमस बात कर रही है, ये कुरान के खिलाफ बात कर रही है। नहीं, किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं। हम अपने प्लेटफॉर्म पर सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, फिर चाहे वो रामायण हो, कुरान हो या कोई भी धर्म ग्रंथ हो। सर प्लीज, हम किसी की ऐसी बातों का, इमरान सुनिए, मैं यहां पर बैठा हूं कि इस प्लेटफॉर्म का इंडोर्समेंट क्या होगा। इमरान सुनिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं यहां पर बैठा हूं ये तय करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इंडोर्समेंट क्या है। हम अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी, नहीं सुनिए सर, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अगर, अरे भाई सुनिए, नहीं, why are you allowing her to speak against the holy Quran? क्या चीज? नहीं, मैं किसी की कुरान के खिलाफ कोई बातों को इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, किसी की कोई गलत बातों को मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूं। नादिया जो कह रही है ये उनकी व्यक्तिगत राय है, ये आप तय करिए कि वो किसके खिलाफ है, क्या है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं रामायण ना मैं कुरान के खिलाफ हूं। धर्म ग्रंथों पर बातचीत नहीं होगी सर, प्लीज। कोई धर्म, कोई ग्रंथ नहीं सिखाता है कि आतंक फैलाओ, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, एवरी मुस्लिम इज नॉट ए टेररिस्ट। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? इमरान, एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, पीछे सबकी आवाज डाउन करिए। इमरान और नाजिया, आप दोनों लोग सुनिए, या जितने पैनलिस्ट हैं और देश सुने, हम यहां पर किसी भी धर्म के खिलाफ डिबेट नहीं कर रहे हैं। उमर पर इसलिए चर्चा नहीं हो रही कि एक खास धर्म का था। तो सर प्लीज, आतंक को धर्म से मत जोड़िए, पहली बात। यहां पर बैठकर हम सभी धर्म और सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं और किसी भी धर्म ग्रंथ के खिलाफ एक कोई भी बात वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं, ना मैं उसको एंडोर्स कर सकता हूं। दूसरी बात है, और तीसरी बात है कि धर्म ग्रंथों पर डिबेट नहीं हो रही है। कोई भी धर्म या कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं सिखाता है कि कोई जाकर आतंक के रास्ते पर बम बांधे और फट जाए और 10 और लोगों को मार ले। तो प्लीज इस डिबेट को आगे बढ़ाइए। इमरान, आप जवाब दीजिए जो नाजिया कह रही है बातें, और वो कह रही है कि ये सब कुछ एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। देखिए, आई एम नॉट हियर, मैं इनके जवाब, बिकॉज ये तो एक इन्होंने तो इस्लाम के खिलाफ बात की, इन्होंने, मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आपने इनको रोका बयानी। मैं इनको, आई डोंट कंसिडर हर एज अ डिबेटर, मैं इनको जवाब नहीं देने वाला हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा बिकॉज इन्होंने गलत बात कही और इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। टेररिज्म को रिलीजन से जोड़ना बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। अच्छा, एक मिनट नाजिया एक मिनट साइलेंस रखिए। नाजिया एक मिनट। इमरान, आप कह रहे हैं ना कि इन्होंने, यानी नाजिया इलाही खान ने आतंक को धर्म से जोड़ दिया। ये काम तो आपने शुरू किया था। मैंने नहीं किया। अरे क्यों, अभी थोड़ी देर पहले ये हिंदू पकड़ा गया, वो हिंदू पकड़ा गया, यहां पर पकड़ा गया, ये कौन गिरा रहा था? मैंने तो उमर मुस्लिम है ये कभी कहा ही नहीं भाई। इस पूरी डिबेट में, रिपोर्ट में कहा ही नहीं कि मुसलमान। कहा क्या मैंने? चैलेंज देता हूं,
को कोट करने की कोशिश की। तो नाजिया ने कोट किया, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर धर्म और ग्रंथ को कोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये नाजिया ने कोट किया। आगे बढ़िए भाई, मैं धर्म और ग्रंथ पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ। इस्लाम की किताबें पढ़ी हैं जो तुमने पढ़ी हैं, मैंने भी वही इस्लाम की किताबें पढ़ी हैं जो तुमने पढ़ी हैं। मैं तुमसे नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? हमारे होली कुरान पे बात मत करो, कोई एक्सपर्ट क्यों नहीं होगी चर्चा? क्यों नहीं होगी चर्चा? क्यों नहीं होगी चर्चा? क्यों नहीं होगी? जब मनुस्मृति पर हो सकती है तो कुरान पर भी हो सकती है चर्चा। क्यों नहीं होगी चर्चा? क्यों साइड रखना चाहते हो? क्यों छुपाना चाहते हो? क्यों छुपाना क्यों है? नहीं तो बताओ ना कि छुपाना क्यों है? जिम्मेदार नागरिक बनो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तौसीफ शाह, इमरान प्लीज आगे बढ़िए भाई, प्लीज शाह भाई 30 सेकंड दीजिए, आ रहा हूँ आपके पास। शाह भाई 30 सेकंड, इमरान और नाजिया दोनों सुनिए भाई, प्लीज आपने अपने हिस्से की बात कही, मैं ये किसी धर्म और ग्रंथ पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, मत उधर लेकर जाइए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। एक मिनट, तौसीफ शाह, ओसामा बिन लादेन भी सिविल इंजीनियर था, फिर उमर जो बात के बम उड़ गया वो एमबीबीएस था, ये कोट करने की क्या जरूरत थी? देखिए मैं बड़ा पीसफुली विदाउट अपना थोड़ा शोर किए बगैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो नाजिया जी ने बोला, शी हैज गिवन द नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स। इन्होंने ये नहीं बोला कि यही कुरान और यही किताब पढ़ने के बाद जो यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम थे जिन्होंने हिंदुस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, वो इन्होंने कोट नहीं किया, वो भूल गए कोट करने के लिए। ये तो ये वही नेगेटिव इंस्टेंसेस उठा रहे हैं जहां पर देखिए मैं राजा जी मैं बीच में नहीं उठा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। अमित भाई तुरंत इसके बाद आ रहा हूं, थोड़ी सी देर हो गई आपके पास। अशरफ शराई का बेटा, अब जल्दी बोलिए शाह भाई, अपनी बात पूरी करिए। जी नहीं बीच में कोई बोल रहा था, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि देखिए आप वो पर्सपेक्टिव पेश मत कीजिए कि जहां पर देखने वाले को ये लगे कि ये डिबेट हिंदू मुस्लिम के खिलाफ हो रहा है। आप ये पर्सपेक्टिव पेश कीजिए कि भाई जो मिलिटेंट है, जो टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है कि नहीं है। हम सब मानते हैं कि जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है, ठीक, जो टेररिस्ट के साथ होना चाहिए वो टेररिस्ट के साथ होना चाहिए। आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है मैं आपको बता रहा हूं। ये बात आप बिल्कुल ठीक कही कि टेररिस्ट का रिलीजन देखने की क्या जरूरत है, और आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ये देश कलाम को पूछता है, धर्म देखकर नहीं, क्योंकि वो जिस भी धर्म के रहे उन्होंने इस देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। ये देश हमीद को पूछता है जिन्होंने पाकिस्तान के टैंक उड़ा दिए, लेकिन किसी का रिलीजन देखकर। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती आपकी पार्टी की नेता कहती रही हैं 370 का दर्द निकलता रहा है, उनकी सिंपैथी बुरहान वानी को लेकर सामने आती रही है। पाकिस्तान से बातचीत करो, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसलिए यह सवाल उठता है। अमित रैना, देखिए आपके ये कश्मीरी साथी है, सबसे देर में जा रहा हूं। अमित रैना, नहीं सर आ रहा हूं। अमित रैना, अब मैं आ रहा हूं सर, इसका जवाब देना चाहूंगा मैं, जस्ट 30 सेकंड में इसका जवाब देना चाहूंगा। 30 सेकंड और ले लीजिए। सवाल इसलिए उठता है कि वो चाहती हैं कि हिंदुस्तान के साथ जो हमारा इल्हाक है वो हतमी रहे, वो कंटिन्यू रहे, हमारे लोग नहीं चाहने से क्या हो जाएगा? आपके पिताजी तौसीफ शाह, महबूबा मुफ्ती के चाहने से क्या हो जाएगा? कौन सा इलाका नहीं करनी नहीं, मैं पूछता हूं महबूबा मुफ्ती कल को नहीं चाहेंगी तो क्या हो जाएगा? कौन खाम का? अमित रैना, अमित रैना, अब ये तौसीफ शाह की बात बहुत ऑब्जेक्शनेबल है कि महबूबा मुफ्ती चूंकि चाहती हैं कि ये कंटिन्यू रहे। अरे मत चाहे तो डिस्कंटिन्यू हो जाएगा क्या? मुफ्ती से कोई, तौसीफ शाह से पूछिए कि 1990 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद यूनियन होम मिनिस्टर थे, हजारों की संख्या में हिंदुओं को मारा गया, उनका जाति संहार हुआ, तब तो 370 था, तब तो मोदी नहीं था। उनसे कहिए जब वंधामा का मैसेकर हुआ, 30 हिंदू मारे गए, तब तो 370 था, तब तो मोदी नहीं थे। जब 2003 में नाड़ी मर्ग हुआ तब तो मुफ्ती मोहम्मद चीफ मिनिस्टर थे, तब तो मोदी नहीं था। 2016 में 120 कश्मीरी मारे गए, तब तो मुफ्ती मोहम्मद सईद, तब तो महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, तब तो 370 था। तो ये अशरफ सहराई जो का बेटा जुनैद, वो तो MBA था, करोड़पति का बेटा था, वो क्यों आतंकवादी बना? वर्ल्ड बैंक की 2016 की रिपोर्ट है कि इस्लामिक जिहाद को लेकर जो टेररिज्म है उसमें 70% वो लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं। ये आप गूगल कर सकते हैं, 2016 की रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। तो ये आज आप नहीं कह सकते हैं कि हमें इसमें धर्म नहीं देखना है। आप
ये देखना है कि एक पर्टिकुलर धर्म से इतने लोग आतंकवादी क्यों बन रहे हैं और उस पर कैसे काम किया जाए, कैसे उनको डीरेडिकलाइज किया जाए। और उसमें किताब की गलती है, उसमें मौलवियों की गलती है, अमित भाई, मैं धर्म नहीं देखूंगा। अमित रहना, मैं धर्म नहीं देखूंगा किसी आतंकी का। जिस नेता को देखना है, एक मिनट, जिस नेता को देखना है वो धर्म देखता रहे। मैं यहाँ पर बैठकर किसी आतंकी का धर्म नहीं देखूंगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। लेकिन मैं ये जरूर देखूंगा कि एक खास धर्म होने की वजह से कोई आकर कहे कि देखो रे वो बेचारा एमबीबीएस था, डॉक्टर था, इंजीनियर था, उसको रेडिकलाइज कर दिया गया वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। मैं ये जरूर देखूंगा। नहीं, ये महबूबा मुफ्ती यासीन मलिक को पॉलिटिकल प्रिजनर कहती हैं, जम्मू कश्मीर का सबसे कुख्यात आतंकवादी। तो जब आप आतंकवादी को सपोर्ट करने निकलते हैं उसके बाद उम्मीद नहीं कर सकते। बोलिए। अच्छा ठीक है, अमित रैना की इस बात का जवाब है। बुरहान वानी को लेकर आपकी सिंपैथी, यासीन मलिक को लेकर आपकी सिंपैथी, वही सिंपैथी क्यों ना कहे कि ये उम्र को लेकर भी दिख रही है? जी, राणा साहब को मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि राणा साहब, जिसे हम बिल्कुल क्लियरली आतंकवादी कहते हैं और जिसे हम पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं कहते हैं, वो है बिट्टा कराटे। वो बिट्टा कराटे को हिंदुस्तान ने जेल में दामाद बना के रखा है। आतंकवादी है? नहीं, यासीन मलिक क्यों नहीं आतंकवादी? एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारने वाला आतंकवादी नहीं होता है। कश्मीरी हिंदुओं का जाति सहारा करने वाला आतंकवादी नहीं होता। आपके हिसाब से मतलब आप डिसाइड करेंगे जो मेरे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी में काम आता है वो आतंकवादी नहीं। अच्छा तौसीफ शाह, अमित रैना के सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं। बुरहान वानी, ये सवाल वैसे मैं कई बार पूछ चुका हूं, इमरान ने तो फिर भी ठीक जवाब दे दिया। बुरहान वानी, यासीन मलिक आतंकी है कि नहीं? देखिए, यासीन मलिक जो बुरहान वानी बिल्कुल किसी प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिला था, बुरहान वानी ने सियासत को नहीं अपनाया था। यासीन मलिक ने जो पहले पहले बुरहान वानी वाला बोलिए, फिर यासीन मलिक को बोलिएगा। के बाद यासीन मलिक ने 94 के बाद वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए थे। सर छोड़िए, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। पहले बुरहान वानी बोलिए। बुरहान वानी आतंकी आज की डेट में मानते हैं? कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं आप तौसीफ शाह। आप कह रहे हैं रैना साहब, उसके पाप धुल गए, रैना जी, उसके पाप धुल गए। ये रैना जी, जैसे वाल्मीकि आपके जैसे वाल्मीकि साहब थे, जैसे वाल्मीकि साहब का सामने आ जाएगा। अच्छा ये बुरहान वानी, अच्छा चलिए एक मिनट। यासीन मलिक को तो वाल्मीकि बता दिया, यासीन मलिक को तो वाल्मीकि बता दिया, बुरहान वानी को क्या कहेंगे? तौसीफ शाह, अमित रैना जरा 30 सेकंड दीजिए। ये गलत बात। चलिए यासीन मलिक को आपने वाल्मीकि बता दिया, अब आपकी नजर में बुरहान वानी और ये जो उम्र बढ़ गया। मुझे एक चीज बताइए ना कि जब वाल्मीकि सुधर इंसान बन सका तो यासीन मलिक को मौका। अच्छा बुरहान वानी, देखिए मैंने पहले भी बोला, जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है, जिसने कोई टेररिज्म किया है वो टेररिस्ट है। सिर्फ एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि हमारे बच्चे, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे टेररिस्ट बने, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे कोई वैसा काम करे जिससे वो अपने आप को भी मरवाए और अपनी फैमिलीज को भी परेशानी में डाले। वहां पर इंट्रोस्पेक्टेशन की जरूरत है, वहां इंट्रोस्पेक्ट करना है। आप आतंकवादी नाजिया, क्या इंट्रोस्पेक्शन होगा? मकबूल बट आतंकवादी ये कश्मीर में जिस हिसाब से राकेश जी एक स्लोगन चलता था 1989 की मैं बात बता रही हूँ, आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे, मुजाहिद बनाएंगे। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी जो मुसलमान वहां के थे उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हम बहुत फक्र महसूस करते हैं जब हमारे बच्चे मुजाहिद बनते हैं। तो इस बारे में इन लोगों का क्या कहना है? देखिए, हर हालत में, हर एक मदरसे में, हर एक मजार में, हर एक ऐसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी में घुस करके अब देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जांच करने की जरूरत है कि ऐसे कितने आतंकवादी और फिदायीन हैं। वो कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी संस्थान हो, घुसकर जांच होनी चाहिए विजय शर्मा। लेकिन ये कह रहे हैं इंट्रोस्पेक्ट करिए। देखिए राकेश जी, जो निर्दोष फौजियों का हत्यारा हो उसको क्या कहते हैं कि नहीं वो तो बड़ा एकदम बिल्कुल हमारे वाल्मीकि जो संत हुए इतने बड़े, उनसे तुलना कर दी। शर्म आनी चाहिए। वाल्मीकि जी का मुकाबला एक हत्यारा, और वो भी निर्दोष फौजियों का हत्यारा, कर सकता है क्या? एक आतंकवादी जो पाकिस्तान में जाके इस तरह की बातें करता हो, देश तोड़ने की बातें करता हो, जिसने निहत्थे फौजियों की हत्या की हो, उसके बारे में ऐसी बातें, इनसे क्या उम्मीद रखेंगे हम? बताइए। ये जो निर्दोष नागरिक की हत्या करने वाले को कहते मेन स्ट्रीम में, राजनीति में आ गए थे। फिर तो ये मैं कहता हूँ राकेश जी, आईपीसी जो बीएनएस बन गई है, बीएनएसएस बन गई है, बीएनएस और बीएनएसएस, इन दोनों को खत्म कर देना चाहिए। हत्या करो और पॉलिटिक्स में आ जाओ, राजनीति में आ जाओ।
तौसीफ शाह और इमरान तो चले गए एक बात कहते हुए, सर मैं बिल्कुल ये मान रहा हूं कि आतंकी का धर्म मत देखिए, लेकिन फिर आतंकी का धर्म देखकर उसका बचाव भी मत करिए। फिर तर्क मत खोजने की कोशिश करिए कि बेचारा एमबीबीएस था, इंट्रोस्पेक्ट करिए वो एमबीबीएस पढ़ता हुआ कैसे आतंक की राह पर चला गया, ये भी मत करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।